अमृतसर की लड़ाई में ड्रग्स की एंट्री होगी। वहां नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने बिक्रम सिंह मजीठिया पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि अमृतसर ईस्ट की जनता ड्रग लॉर्ड को जीतने नहीं देगी और इसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी खुद चुनाव प्रचार में कूद पड़ी। उन्होंने लोगों के बीच जाकर सिद्धू के लिए वोट मांगे और बिक्रम सिंह मजीठिया पर निशाना साध दिया। जिन्होंने आम आदमी को वोट डालनी थी वो इधर आ रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट अ ड्रग लॉर्ड टू कम टू अमृतसर सिटी। लेकिन अकाली दल से सिद्धू के खिलाफ ताल ठोक रहे बिक्रम सिंह मजीठिया ने अलग ही अंदाज में सिद्धू और उनके परिवार पर पलटवार कर दिया। मैडम सिद्धू है, वो भी वोट मेरे को देंगी। काम तो उनके घर वाले ने करा कोई नहीं, जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो ना लोगों का हो सकता है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर अमृतसर ईस्ट में विकास नहीं करने का भी आरोप लगाया। सौभाग्य की बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम मजीठिया पहली बार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार इस सीट पर सिद्धू 42,000 वोटों से जीते थे और तब बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था। लेकिन इस बार अकाली दल पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रहा, जिसके टिकट पर लड़ रहे मजीठिया सिद्धू को चुनौती दे रहे हैं। चंडीगढ़ में अगले हफ्ते से नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी वहां सोमवार से नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया। साथ ही सोमवार से स्कूल और कॉलेजों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, यानी रेपो रेट 4% पर बरकरार रहेगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष में जीडीपी बढ़त दर 7.8% रहने का अनुमान जताया। To keep the policy repo rate unchanged at 4%. कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक और सूची जारी कर दी। इसमें 33 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इनमें चेतना पांडे का नाम भी शामिल है, जिन्हें कांग्रेस ने गोरखपुर शहरी सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में उतारा। बैंक और आईटी समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। इससे सेंसेक्स 460 अंक उछलकर 58,926 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 142 अंक चढ़कर 17,606 पर पहुंच गया। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी ने हंगामा कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में कई जगह उनके उम्मीदवारों को निकाय चुनाव में नामांकन नहीं करने दिया गया, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कई लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। कई प्रदर्शनकारी तो उनसे धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। कोलकाता के राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर पर आज बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल भी मौजूद रहीं, जिन्हें पुलिस के अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की। लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे तो पुलिस को भी उन पर सख्ती दिखानी पड़ी। इसके बाद बवाल कर रहे लोगों को पुलिस के जवानों ने जबरदस्ती वहां से हटाना शुरू किया। पुलिस अपना काम करे, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो संभाले। बीजेपी को रोकना उनका काम नहीं है। बीजेपी के इस प्रदर्शन की वजह से वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को वहां से हटाकर हालात पर काबू पा लिया। सौभाग्य की बात है कि बीजेपी ने यह हंगामा इसलिए किया क्योंकि इसी महीने की 27 तारीख को वहां निकाय चुनाव होने हैं, जिसमें अब ज्यादा दिन नहीं बचा। इसी वजह से पश्चिम बंगाल की 108 नगर पालिकाओं में होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवार जल्द नामांकन करना चाहते हैं। इससे पहले निकाय चुनाव 2020 के अप्रैल मई में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव टल गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को आखिरी मौका दिया। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना केस में अपना पक्ष रखने के लिए यह आखिरी मौका दिया गया और 2 हफ्ते के अंदर कोर्ट में पेश होने को कहा गया। कोर्ट की अवमानना के केस में सुप्रीम कोर्ट विजय माल्या को दोषी करार दे चुकी है। अब इस मामले में सजा सुनाई जानी है। नियमों के मुताबिक किसी भी दोषी को उसके सामने ही सजा सुनाने का प्रावधान है। इसलिए कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट में पेश होने का आखिरी मौका दिया। साथ ही कोर्ट ने 2 हफ्ते का वक्त देते हुए सख्त टिप्पणी की कि अगर आखिरी मौका दिए जाने पर भी विजय माल्या नहीं पहुंचे तो फिर कोर्ट उनकी गैर मौजूदगी में ही सजा सुना देगी। सौभाग्य की बात यह कि यह केस एसबीआई से लोन लेने से जुड़ा है, जिसमें विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी माना था। चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रचार के दौरान बल्लेबाजी की। वो पंजाब के बरनाला जिले की भदौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं और पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा बनाए जाने के बाद उन्होंने पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया और उस इलाके में वोट मांगने के दौरान वो एक गांव में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंच गए, जहां मुख्यमंत्री चन्नी ने बल्लेबाजी में हाथ आजमाया। चरणजीत सिंह चन्नी भदौर चुनाव क्षेत्र में है, यहां से चुनाव मैदान में है और क्रिकेट के मैदान में भी अपना जौहर दिखा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने गेंदबाजों को 6 बॉल में आउट करने की चुनौती दे दी और ऐसा करने वाले को 5,000 इनाम देने का ऐलान कर दिया। चन्नी किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपनी विकेट बचाते रहे। 1-2 बॉल मिस भी की, लेकिन वो आउट नहीं हुए। बल्लेबाजी के बाद चन्नी चुनावी चौका मारने से भी नहीं चूके। ऐसे कोई टूर्नामेंट होवे
ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। क्रिकेट में हाथ आजमाने के बाद चन्नी ने आसपास के गांवों में प्रचार किया। इस दौरान लोगों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। सौभाग्य की बात है कि चरणजीत सिंह चन्नी भदौर विधानसभा सीट के साथ चमकौर साहिब सीट से भी चुनावी मैदान में हैं। चमकौर साहिब से वो लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन भदौर से वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। रेसलर खली बीजेपी के लिए काम करेंगे। पंजाब चुनाव के बीच WWE रेसलर खली यानी दिलीप सिंह राणा बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। माना जा रहा है कि खली को बीजेपी की तरफ से पंजाब में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। मेरे को भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है उससे प्रभावित होकर मैंने ज्वाइन कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के श्रीनगर में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत को याद किया और विपक्ष पर उनके नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। पटना के गायघाट शेल्टर होम की सुपरिंटेंडेंट वंदना गुप्ता पर केस दर्ज कर लिया गया। पिछले दिनों एक महिला ने आरोप लगाया था कि इस शेल्टर होम से महिलाओं को गलत काम के लिए बाहर भेजा जाता है। प्रधानमंत्री के नीतीश की तारीफ करने पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति में आने से इनकार करने पर ही वो परिवारवाद के आरोपों से बचे। परिवार में है को बेटा है, अकेला बेटा है, दुर्भाग्य है कि पत्नी नहीं है। शिवानंद तिवारी के बयान पर जेडीयू ने जोरदार पलटवार किया। और कितनी चाटुकारिता करी है, लालू जी की तो की ही, अब उनके बाद उनके बेटे बेटियों की भी करनी पड़ रही है। एक दिन पहले पीएम ने नीतीश कुमार को असली समाजवादी बताते हुए उनकी तारीफ की थी। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी है। परिवार कहीं नजर आता है क्या? गुजरात के कच्छ में बीएसएफ ने हरामी नाले से पाकिस्तानी मछुआरों की 11 नाव पकड़ ली। मछुआरों की इस घुसपैठ के बाद वहां बीएसएफ के कमांडो को तलाशी अभियान में लगाया गया। समाजवादी पार्टी के एक बागी नेता मीडिया के सामने रो पड़े। इलियास अंसारी समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन जब उन्हें कुशीनगर जिले की फाजिलनगर विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया और बीएसपी की टिकट पर इलियास अंसारी अपना नामांकन करने पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस दौरान वो फूट फूट कर रो पड़े। मेरे पास कुछ बचा नहीं, समाजवादी पार्टी ने सब कुछ लुटा दिया। इलियास अंसारी को उम्मीद थी कि फाजिल नगर विधानसभा सीट से पार्टी उन्हें इस बार टिकट जरूर देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य को मैदान में उतार दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सौभाग्य की बात यह कि इस सीट पर बीएसपी ने पहले संतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जब इलियास अंसारी बीएसपी में शामिल हो गए तो संतोष तिवारी की टिकट काटकर उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया। बड़ी खबर चीन से। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे देशों ने चीन पर कोरोना नियमों के बहाने उनके खिलाड़ियों के मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगा दिया है। यह बहुत बड़ा आरोप है। जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड और फिनलैंड जैसे देशों ने चीन के इंतजाम और सख्ती पर सवाल उठाए हैं और दावा किया कि उनके कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। उनका कहना है कि एक तो उनके खिलाड़ियों को पेट भर ढंग का खाना खाने को नहीं मिल रहा और तो और लंबे वक्त तक उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है। विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का कहना है कि कोरोना से बचाने के नाम पर चीन उन्हें टॉर्चर कर रहा है। यहां तक कि कुछ कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों को चीन ने विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा ही नहीं लेने दिया। आनंद तिवारी इस पर जुड़ रहे हैं। आनंद, तो ये तो बड़ी बात हो गई। लोग विद्रोह कर रहे हैं, एक तरह से देशों की तरफ से कंप्लेंट आ रही है। और जी किशोर, बीजिंग विंटर ओलंपिक में पहुंचे खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि यहां की बेहद सख्त कोविड गाइडलाइन को देखकर वो काफ़ी हैरान हैं। करीब 160 खिलाड़ी और अधिकारी कोविड पॉजिटिव हुए हैं जो आइसोलेशन में, और उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उन्हें बेस्वाद खाना मुहैया कराया जा रहा है और उनके साथ बेहद सख्ती बरती जा रही है, जो एक तरीके से मानव अधिकारों का उल्लंघन है। जहां एक तरफ तमाम दुनिया में कोविड गाइडलाइन में ढील जा रही है, वहीं पर चाइना जो है वो बेहद सख्ती बरत रहा है। और वहां पहुंचे पत्रकार और अधिकारियों को कहना है कि जब चाइना हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो सोच सकते हैं कि जो चाइना की 1.5 अरब आबादी है उसके साथ चाइना किस तरह का व्यवहार कर रहा होगा। तो विंटर ओलंपिक्स में बड़ा बवाल हो गया। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स शुरू हुए 1 हफ्ता ही हुआ है, उनमें हिस्सा लेने पहुंचे खिलाड़ी चीन के टॉर्चर से उन्हें बचाने की मिन्नतें करने लगे हैं। हुआ यह कि चीन ने खिलाड़ियों को कोरोना से बचाने के नाम पर ऐसे तड़पा दिया है कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लायक ही न रहे।
चीन ने विंटर ओलंपिक्स कराने के लिए एक ओलंपिक बबल बनाया हुआ है, मतलब ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ एथलीट, उनका स्टाफ और विंटर ओलंपिक से जुड़े लोग ही रह रहे हैं और वहीं पर विंटर ओलंपिक्स कराए जा रहे हैं। यह ओलंपिक बबल खिलाड़ियों के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे वो लांघ नहीं सकते। इसके बाहर चीन की राजधानी बीजिंग में एक कदम भी नहीं रख सकते। ये ओलंपिक बबल किसी जेल से कम नहीं है। वहां खिलाड़ियों के साथ ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है मानो वो कैदी हों। कोरोना को फैलने से रोकने के नाम पर चीन ने वहां ऐसी ऐसी बंदिशें लगा रखी हैं कि खिलाड़ियों का दम घुटने लगा है। चीन के अंदर कोरोना का डर ऐसा घर किया हुआ है कि वो रोजाना खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट कर रहा है। यहां तक कि खिलाड़ियों के लिए यह भी शर्त है कि ओलंपिक बबल के कैफेटेरिया में खाना लेते वक्त उन्हें दस्ताने पहनने ही होंगे, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। और इतनी सावधानी के बाद भी अगर किसी एथलीट को कोरोना हो जाए तो फिर तो उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जाता है जहां उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं। यही वजह है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कर रहे चीन का तगड़ा विरोध शुरू हो गया। कई देशों ने चीन के बेसिर पैर के सख्त कोरोना नियमों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। फिनलैंड की मेंस आइस हॉकी टीम के कोच ने तो चीन पर खिलाड़ियों के मानवाधिकारों के हनन का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके एक कोरोना पॉजिटिव एथलीट का आइसोलेशन 19 दिन बाद भी खत्म नहीं किया गया, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि 10 दिन के बाद कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीज इंफेक्शियस नहीं रहते, मतलब कि उनसे वायरस नहीं फैलता। इतना ही नहीं, फिनलैंड के आइस हॉकी कोच ने यह आरोप भी लगाया कि उनके खिलाड़ी को क्वारंटीन सेंटर में ढंग का खाना तक नहीं दिया जा रहा, और जो दिया भी जा रहा है वो इतना कम है कि उससे कोरोना पॉजिटिव एथलीट की जरूरत ही पूरी नहीं होती। एक स्पोर्ट्समैन के लिए डाइट ही सब कुछ होता है, लेकिन आरोप है कि चीन खिलाड़ियों की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है कि वो विंटर ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन ही कर ना पाए। जर्मनी और बेल्जियम ने भी चीन के इंतजाम पर उंगली उठाई है। जर्मनी तो चीन की घटिया आइसोलेशन व्यवस्था के खिलाफ विंटर ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर से ही भिड़ गया। उसने शिकायत की कि उसके कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों को छोटे छोटे कमरों में रहना पड़ रहा है, जहां साफ सफाई भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है। जर्मनी ने भी बेकार खाने का मुद्दा उठाया। वहीं पोलैंड की शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर नतालिया मिलिशस्का ने चीन के टॉर्चर की हॉरर स्टोरी ट्विटर पर लिख डाली। उन्होंने लिखा कि वो ये जुल्म अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि एक बार रात के 3 बजे अधिकारी उनके आइसोलेशन सेंटर में आ धमके, उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर अपने साथ ले गए। इस घटना से वो इतना डर गई कि फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपना पहला कंपटीशन भी मिस कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें खेलने की इजाजत मिल गई, लेकिन हर कोई नतालिया मिलिशस्का जितना खुशकिस्मत नहीं रहा। विंटर ओलंपिक्स में 160 से ज्यादा एथलीट और टीम के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें कई खिलाड़ियों को खेलने ही नहीं दिया गया। मतलब उनका बीजिंग पहुंचना ही बेकार हो गया और उनकी बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। एक बार आइसोलेशन सेंटर पहुंचे एथलीट को ओलंपिक बबल में लौटने की इजाजत तभी मिलती है जब उसके कोरोना के सभी लक्षण चले जाएं और लगातार 2 टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आए। 4 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। 17 दिन तक खेल चलेंगे। अगर हफ्तों तक एथलीट आइसोलेट रहेंगे तो खेलेंगे कैसे? लेकिन विंटर ओलंपिक्स में दुनिया भर के खिलाड़ी जो अब सह रहे हैं, उस टॉर्चर को चीन की 140 करोड़ की आबादी तब से सह रही है जब से कोरोना फैला है। इसे चीन जीरो कोविड पॉलिसी कहता है। ये चीन की सरकार का ऐसा हथकंडा है जिसकी आड़ में वो अपने लोगों पर जुल्म ढाने से भी नहीं चूकती। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत इक्का दुक्का कोरोना केस भी सामने आते ही चीन सख्त लॉकडाउन लगा देता है। इलाका छोटा हो, बड़ा शहर हो, वहां रहने वाले एक एक शख्स की टेस्टिंग शुरू हो जाती है। दुनिया भर में चीन की ये जीरो कोविड पॉलिसी बदनाम है। इसी के तहत दिसंबर में चीन के शियान शहर में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया था। पूरे 1 महीने तक शहर के 1 करोड़ 30 लाख लोग अपने घरों में कैद रहे थे। हाल यह हो गया था कि लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई थी। हाहाकार मच गया था। लोग घर का सामान खरीदने के लिए दुकानों पर टूट पड़े थे। और तो और लॉकडाउन की वजह से वहां एक गर्भवती महिला ने अपना बच्चा तक खो दिया था। अस्पताल ने उस महिला को सिर्फ इसलिए भर्ती नहीं किया था क्योंकि उसके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट महज 4 घंटे पहले एक्सपायर हो गई थी। सौ बात की एक बात यह कि विंटर ओलंपिक्स में चीन के इंतजाम पर खिलाड़ियों ने हंगामा खड़ा कर दिया है, जिससे बौखलाए चीन ने मामले पर मिट्टी डालने के लिए अपने मीडिया को काम पर लगा दिया। चीन के मीडिया में यह खबरें छपने लगीं कि दूसरे देशों से आए खिलाड़ियों को चीन की मेजबानी इतनी पसंद आ रही है कि वो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। दावा किया गया कि उन्हें ओलंपिक बबल का खाना भी लजीज लगा और कोरोना से बचाव के नियम भी बढ़िया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो दावा कर दिया कि एथलीट चीन के बनाए ओलंपिक बबल में खुश हैं।
यूपी के कानपुर में 10 साल के बच्चे के साथ हैवानियत का हैरान करने वाला मामला सामने आया। बच्चे के चेहरे को सिगरेट से जलाने के बाद उसकी आंखों में कील गाड़ दी गई। बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के अलावा पूरे शरीर पर वार भी किए गए। और जब बच्चे के परिवार को उसकी मौत की खबर मिली तो परिवार के लोग बदहवास हो गए। महज 10 साल के बच्चे पर हुई ऐसी दरिंदगी की घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। घर के पास खेलते हुए बच्चा अचानक गायब हो गया था। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत देने के बाद भी बच्चे को ढूंढने की कोशिश नहीं की। ये बोला गया कि बच्चे को अभी खोजबीन करते रहिएगा, कोई जानकारी और कोई जासूसी मिलता है उसे मुझे तुम फौरन इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। गुमशुदगी के एक दिन बाद बच्चे का शव एक खेत में मिला। सरसों के खेत में एक 10 वर्ष के नाबालिग बच्चे का नग्न अवस्था में शव मिला है। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई। डॉक्टरों ने बच्चे के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई। सौभाग्य की बात यह कि बच्चे के चेहरे पर सिगरेट से दागे जाने के निशान मिले और आंखों में 5 इंच लंबी कील ठोकी हुई मिली। इसके अलावा बच्चे के निजी अंगों में रॉड डाले जाने की बात भी सामने आई। ऐसी हैवानियत की सुनने वाले की रूह कांप उठे, जबकि परिवार से न तो किसी की कोई रंजिश की बात सामने आई और न ही किसी झगड़े की कोई खबर आई। इसीलिए पुलिस ने 5 टीमें बनाकर मामले की जांच तेज कर दी। आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार अचानक बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे नंदलाल प्रसाद अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। इसी दौरान सड़क के किनारे बिजली का ट्रांसफार्मर देखकर वो वहीं रुक गए और फिर समर्थकों की नारेबाजी के बीच अचानक ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए। उन्हें ट्रांसफार्मर पर चढ़ा देख वहां से गुजर रहे लोग भी वहां रुक गए, जिसके बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया और लोगों को उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली देने के वादे की जानकारी दी। अब 5 साल की बिजली बचा लो, 300 यूनिट बिजली आम आदमी पार्टी देने की गारंटी दे रखी है। उद्देश्य को लेकर मैं ट्रांसफार्मर पे चढ़ा था। अमेरिका में कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द आएगी। अमेरिका में इसी महीने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना का टीका आ सकता है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नोटिस जारी किया जिससे चीन में डॉक्टरी की ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे कई भारतीय छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया। इस कमीशन ने साफ किया कि चीन की यूनिवर्सिटियों से मिली ऑनलाइन एमबीबीएस की डिग्री को मान्यता नहीं दी जाएगी। साथ ही भारतीय छात्रों को भविष्य में वहां की ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से भी बचने की सलाह दी गई। चीन में कोरोना संकट की वजह से साल 2020 से सख्त नियम लागू हैं, जिसकी वजह से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले कई छात्र फिर वहां नहीं जा पाए, लेकिन ऑनलाइन क्लास के नाम पर अब भी छात्रों को दाखिला दिया जा रहा है। जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने एक बच्ची के बलात्कार के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। जयपुर में यह पहली बार हुआ जब पॉक्सो केस में किसी दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। न्यायालय के इस फैसले से हमारा भरोसा सही साबित हुआ है। न्यायालय पे जो विश्वास था वो विश्वास और मजबूत हुआ है। मुंबई के पास भाईंदर इलाके में एक तेंदुए को पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि ये तेंदुआ पिछले 2 दिन से वहां घूम रहा था और उसने वहां एक कुत्ते को भी अपना शिकार बना लिया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में चुनाव प्रचार किया और राज्य में कानून व्यवस्था की तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ना मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हुए, ना मऊ जैसे दंगे हुए। अमरावती में नगर निगम के कमिश्नर पर कुछ महिलाओं ने स्याही फेंक दी। बताया गया कि महिलाएं इलाके के निर्दलीय विधायक रवि राणा की समर्थक थीं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाए जाने वाली जगह पर पानी जमा होने की शिकायत के बहाने उन्हें बुलाया। और जब नगर निगम के कमिश्नर प्रवीण आष्टिकर मुआयना करने के लिए वहां पहुंचे तो एक महिला हाथ में स्याही से भरी बोतल लेकर उनकी ओर लपकी और उनके ऊपर स्याही डालने की कोशिश की, लेकिन तभी उनका सुरक्षाकर्मी बीच में आ गया। इस बीच कमिश्नर ने भी पीछे हटकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन महिला ने दूर से ही उन पर स्याही फेंक दी और फिर दौड़ते हुए उनको पकड़ लिया, जिसके बाद पीछे से आई दूसरी महिला ने अपने पास मौजूद बोतल की पूरी स्याही उन पर खाली कर दी, जिस पर वहां मौजूद दूसरी महिलाएं नारेबाजी करती सुनाई दी। काफी देर तक चले हंगामे के बाद वहां मौजूद लोगों ने नगर निगम के कमिश्नर को महिला की पकड़ से छुड़ाया और उन्हें महिलाओं से बचाते हुए उनकी गाड़ी की ओर ले गए। सौभाग्य की बात यह कि कुछ दिनों पहले कमिश्नर के आदेश पर वहां लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाई गई थी, जिसके विरोध में महिलाओं ने उन पर स्याही फेंकी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में निर्दलीय विधायक रवि राणा समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और 2 लोगों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया। पीएम ने नॉर्थ गोवा की मापसा सीट पर चुनाव प्रचार किया, जहां सबसे पहले वो देव बोडगेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच
पूरे विधि विधान से पूजा की और प्रसाद चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने पूरे मंदिर की परिक्रमा की। उन्होंने वहां दान पेटी में दान भी किया। मंदिर से पीएम एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को याद किया। जब भी मैं गोवा आता हूं तो मेरे मित्र मनोहर पर्रिकर जी की कमी हमेशा खलती है। राजस्थान में घूंघट पर सियासी घमासान छिड़ गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हिजाब पर मचे हंगामे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उसकी तुलना घूंघट से कर दी, जिसके बाद राजस्थान में कई विधायक घूंघट के समर्थन में उतर आए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विधायक इंदिरा बावरी हमेशा की तरह पूरी पारंपरिक वेशभूषा में राजस्थान विधानसभा पहुंची। वहां उन्होंने हिजाब को धर्म से जोड़ते हुए उसकी घूंघट से तुलना को गलत बताया। घूंघट पे कोई दबाव नहीं है और कोई जोर जबरी नहीं है। जो इनकी इच्छा है वो घूंघट निकाल सकते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं निकाल सकते। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने अलग मत रखा। उनका कहना था कि घूंघट अगर राजस्थान की परंपरा है तो वो भी सही नहीं है। हर स्त्री को यह अधिकार है कि वो क्या पहने हैं, उसका निर्णय करने के लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र है। उन्होंने घूंघट से आजादी के लिए एक अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसमें इस प्रथा को खत्म करने वाली हर पंचायत को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में घूंघट पर छिड़ा यह घमासान नया नहीं है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस परंपरा का विरोध कर चुके हैं, लेकिन अब कर्नाटक समेत देश के कई हिस्सों में हिजाब पर मचे बवाल के बीच घूंघट पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आंखों वाले धोखा खाने वाले हैं, आंखों वाले धोखा खाने वाले हैं, बेपर्दा वो सामने आने वाले हैं। सौभाग्य की बात कही गुलशन ने, जादूगर आंखों से जादू करता है, सबके सब पत्थर हो जाने वाले हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।